तो आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी नेत्री नाज़िया इलाही खान से कश्मीर फाइल के ऊपर। नाज़िया जी, आप ज़रा बताएं हमें कि कश्मीर फाइल के द्वारा जो लोगों में मतभेद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, लोगों को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर देखा जाए जिस वक्त की ये घटना दिखाई जा रही है, उस वक्त जब सरकार थी उसमें बीजेपी उसमें शामिल थी। तो अगर ऐसा था, कश्मीरी पंडितों का अगर उन लोगों को हाल इतना ही बुरा लग रहा था या उनकी बुरी हालत का जिम्मेदार जब वो लोग आज कश्मीर फाइल के द्वारा जो दिखाया जा रहा फिल्म मूवी के जरिए, तो उस वक्त उन लोगों ने क्यों नहीं पहल की थी कश्मीरी पंडित की हालत को सुधारने की? तो आज जो इसके ज़रिया ये दिखाया जा रहा है कि हाँ गलत हुआ है उनके साथ। तो जब उस फिल्म को यहाँ पे टैक्स फ्री किया गया है, तो फिर गुजरात राइट्स के ऊपर भी एक फिल्म आई है, उसको क्यों नहीं परमिशन दी गई रिलीज़ होने की? सिनेमा घरों में क्यों नहीं उसे दिखाने का परमिशन दिया गया? इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया जाए, इस बारे में आप क्या बोलेंगी एक बीजेपी नेत्री के हिसाब से? देखिए, बीजेपी नेत्री के हिसाब से भी बोलूँगी और एक एज अ ह्यूमन बीइंग भी बोलूँगी, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलूँगी, और संविधान को मानते हुए उसके बैरिकेड को रखते हुए भी बोलूँगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए थी, पर उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने नहीं उठाई। तब सोशल मीडिया और इतने सारे ऐप्स और इतनी सारी चीज़ें इतना नहीं था, इसलिए शायद बात दब गई। तो ऐसे बहुत सारे सिनेमा हैं जिस पर मुसलमानों को आवाज़ उठाना चाहिए। आज हिंदी मूवीज़ में आप मुझे बताएं कि किस तरीके से न्यूडिटी दिखाई जाती है। आज हिंदी मूवीज़ में किस तरीके से दारू है, सिगरेट है, चरस है, गांजा है, इन चीज़ों का भी कंजम्पशन दिखाया जाता है, बहुत खुले अंदाज में दिखाया जाता है। आज किस तरीके से किसी भी संस्कार को ना मानते हुए एक्टर और एक्ट्रेस जो हमारी बॉलीवुड की हैं वो कपड़े पहनती हैं, पर उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन कोई मुसलमान नहीं उठाता है। लेकिन कश्मीर फाइल्स के ऊपर उनका ऑब्जेक्शन उठा है और काफ़ी बयानबाजी मुझे भी आई है। लोग इनबॉक्स में मुझे बोल रहे हैं कि आप कैसी मुसलमान हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में मुसलमानों ने कुरान पाक को बहुत अच्छे से और बहुत पुरसुकून अंदाज से पढ़ा होता, अगर कुरान मजीद का पूरा मायने बहुत अच्छे से पढ़ा होता, तो हमारे कुरान पाक में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई है जिसमें पीस और ब्रीच को हार्म करने की कोशिश की जाए। ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि आप जिहाद के नाम पर किसी एक कम्युनिटी को आप मार सकते हैं या उसका कत्ल कर सकते हैं या उनकी बहू बेटियों की आबरू लूट सकते हैं। हमारे कुरान ने नाउजुबिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं की कही गई है। हमारा कुरान इतना खूबसूरत है और इतना मॉडर्न है कि अगर कुरान को हर एक मुसलमान हिंदुस्तान में फॉलो करने लगे तो शायद ये जितने भी भेदभाव जो हमारे समाज में देखे जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के बीच में देखा जा रहा है, एक बैटल ग्राउंड बना दिया गया है, ये चीज़ नहीं होगा। जिस तरह से उन्नाव की आसिफा के बलात्कार को कोई भी मुसलमान या कोई भी हिंदू लड़की कभी नहीं भूल पाएगी, कोई भी धर्म की लड़कियां नहीं भूल पाएंगी। जितने भी फैक्ट दिखाए गए हैं, जितनी भी रियलिटी दिखाई गई है, और बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 1990 की बात है, और जिस तरह से एक हेट्रेट मुसलमान ने जो अपना पूरा दिल का भड़ास कश्मीरी पंडितों पे निकाला, वो बहुत गलत है। मैं इस फिल्म को एज अ नॉलेज ले रही हूँ, मैं इस फिल्म को एज अ विसल ब्लोअर ले रही हूँ, मैं इस फिल्म को एज अ अवेयरनेस ले रही हूँ कि जो हादसा हुआ है वो हादसा दोबारा कभी ना हो, क्योंकि जो लोग ये सब चीज़ें फेस करते हैं उनका आने वाला 10 पीढ़ी भी कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा में रहता है, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक चोट और एक तकलीफ होती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आज जिस तरह से मुसलमान की बहू बेटियों की इज्जत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल है, उसी तरीके से हर एक धर्म की बहू बेटियों की इज्जत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अगर हम अपने मस्जिदों का और अपने इस्लाम की बहुत इज्जत करते हैं, उसी तरीके से हर एक धर्म को अपने अपने मजहबी रिचुअल्स का रिस्पेक्ट है।
हमारे कुरान ने साफ कहा है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म को इज्जत दो और दूसरों को उसके धर्म को इज्जत देने दो। ये कहीं कुरान ने नहीं बताया है कि आप मंदिरों को तोड़ो और आप हिंदुओं को काफिर बोल करके उनको काटो, ये हमारे कुरान ने नहीं बताया है। ये चीज़ क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं कि हमारा कुरान बहुत पीस और शांति बताया है, हमारा कुरान बहुत हेल्पिंग नेचर बताया है। इसको तोड़ मड़ोड़ करके जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं वो बहुत गलत हो रहा है। देखिए हमारे समाज में जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो एजुकेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारा अगर गूगल में सर्च कीजिएगा तो हम SC ST से भी, दलित से भी नीचे हैं एजुकेशन में। हमारे मुस्लिम लड़के हैं जो मुसलमान लड़कियों से शादी करना शर्म समझते हैं, लेकिन हिंदू लड़कियों से शादी करना बहुत प्राउड समझते हैं, या किसी भी मणिपुर या सिक्किम की लड़कियों से शादी करना बहुत प्राउड समझते हैं। हर घर में हिंदू बहू, मुसलमान के घर में हिंदू बहू होती हैं या वो मणिपुर और सिक्किम वाली बहुएं होती हैं। तो आज इन सब चीजों को बंद कर, किसी हेट्रेड के नजरिए से ना देख करके, कश्मीर फाइल्स को किसी वायलेंस के नजरिए से ना देख करके, एक बेसिक नॉलेज के नजरिए से देखें, एक अवेयरनेस के नजरिए से देखें, तो आपको बात समझ में आएगी कि बहुत ही खूबसूरत और पहली बार सिनेमा में हम लोगों ने एक ऐसी रॉ मूवी देखी है जो वाकई में सही घटना पर आधारित की गई है, सही घटना को दिखाया गया है, जिससे हमको एक सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है कि आने वाले वक्त में हम अपने छोटे बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के यंगस्टर्स को हम अवेयर कर सकते हैं कि जो हो गया सो हो गया। आगे हर एक धर्म को हिंदुस्तान में बहुत ही लिबरल तरीके से और बहुत ही भाईचारगी के तरीके से रहना चाहिए। आपने बात कही कि 2002 के गुजरात कांड को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि गुजरात कांड में जो भी वहाँ पर सर्वाइवर थे, क्या उनमें से कोई एक आदमी भी सामने आकर के ये कह रहा है कि ये सारी घटना एक पर्टिकुलर पार्टी ने किया है? वहाँ के सर्वाइवर जो 2002 के थे उनमें से किसी का भी बयान आया है कि एक पर्टिकुलर पार्टी ने ही ये घटना की है? तो ऐसी घटनाओं को किसी भी पार्टी के मत्थे ना जड़ करके या किसी पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड के मत्थे ना जड़ करके हमें अपने अंदर की गलतियों को समझना चाहिए कि आज मुसलमान की ये दुर्दशा क्यों हो रही है। ऐसे वायलेंस का या ऐसे बैटल का सामना ना करना पड़े जो 1990 में कश्मीरी पंडितों ने किया है। अगर चीजें नेगेटिव तरीके से देखी जाएगी और उस पर इशू बनाया जाएगा तो हर एक बात पे इशू बन सकता है, लेकिन मैं कश्मीर फाइल्स को बहुत ही पॉजिटिव और एज अवेयरनेस देख रही हूँ। आसनसोल बाईपोल को लेकर बहुत जगह से ये आवाज़ ही उठ रही है कि आउटसाइडर्स माने बाहर के लोगों को ममता बनर्जी ने अपने पार्टी से खड़ा किया है एज ए कैंडिडेट। क्योंकि बाबुल सुप्रियो वहाँ के MP थे, उन्होंने जब TMC ज्वाइन किया तो उसके बाद से वो सीट वैकेंट हो गई। तो TMC के ही अंदर बहुत सारे लोगों में ये घमासान मचा हुआ है कि क्या पार्टी के पास खुद का कैंडिडेट नहीं था। और पुराने लीडरों में बोलिए या नए युवाओं में बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें वहाँ से खड़ा किया जा सकता था, लेकिन क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अन्य राज्य से कैंडिडेट को लाया गया। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी हैं। दीदी का, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर का हमेशा स्लोगन रहा है कि যারা বাঙালি থাকে ওদেরকে বাংলা सीखते हो। कितने बंगाली न्यूज़ चैनल पे डिबेट पे मैं बैठती हूँ तो तृणमूल के लोग ही बोलते हैं कि এটা কি হচ্ছে, আপনি বাংলা চ্যানেল উপরে আপনি হিন্দি কেন বলছেন। तो आज उनका ही तमाचा उनके ही मुंह पे लग गया है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों का तमाचा उनके खुद के मुंह पे लगा है कि आज बिहार 1200 किलोमीटर दूर से एक कैंडिडेट को बुलाया गया है जो कभी बीजेपी का होता है, कभी कांग्रेस का होता है, कभी तृणमूल का हो जाता है। आने वाले वक्त में कहीं हम लोग ये ना देख लें कि आम आदमी पार्टी में चला गया, फिर ये ना देख लें MIM में चला गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स का अस्तित्व नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी एक एक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो ही वाज सो अपने उस सिनेरियो में, अपने उस टाइम में भी सो थे, भी अपनी पहचान ना बना पाया। एक इंसान भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा मंत्रालय लेकर के भी अपनी पहचान ना बना पाया। एक इंसान जो अपने आप को बोलता है कि मेरा एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है पर पहचान ना बना पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमती ममता बनर्जी के
अपने खुद के नेताओं में जो इतने पुराने पुराने दिग्गज नेता हैं उनमें वो क्रेडिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। सबके सब भारतीय जनता पार्टी के एक्सपेल किए हुए, छोड़े हुए, फेंके हुए नेताओं में ही उनको क्रेडिबिलिटी दिखाई दे रही है। कभी वो जयप्रकाश मजूमदार लात खाया हुए नेता को स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बना देती हैं। वो बाबुल सुप्रियो जैसे ग्रीडी और लालची नेता को जो मंत्री पद ना मिलने पर बीजेपी के अगेंस्ट हो गया, उसको वो बालीगंज जैसी जगह पर वो कैंडिडेट बनाती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार के हैं उनको आसनसोल के जनता के मुंह पर थोप दिया है। बहुत बुरी चीज़ हो रही है। देखिए, हम सबको पता है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी पता है और उनकी सुप्रीमो श्रीमती ममता बनर्जी जी को भी पता है कि अब ये पार्टी बहुत दिन तक चलने वाली है नहीं, क्योंकि इनके पास नेता मंत्री है नहीं। इनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये नेशनल तो बहुत दूर की बात है, स्टेट पर भी अब और ज़्यादा दिन कब्जा कर सके। बाकी जितने भी जो रेस्ट ऑफ कई नेता ऐसे हैं जो किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, कभी भी जब भी CBI और ED बुला ले रहा है, तो ये भी एक रीज़न है कि इनके पास नेता नहीं है, इसलिए इनको बिहार से कर्ज में लेना पड़ रहा है। अब कल को हम लोग ये भी देख लेंगे कि कुछ नेता ये बॉम्बे से बुला रही हैं, कुछ नेता कहीं और से बुला रही हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों के मुंह पर थोप दे रही हैं। 2019 से लेकर 2021 तक श्रीमती ममता बनर्जी ने सिर्फ बोयरागत करती रही। के प्रधानमंत्री आते हैं तो वो भी बोयरागत, भारत के गृह मंत्री आते हैं तो वो भी बोयरागत। तो अब आप सोचिए कि जो औरत खुद पूरा 3 साल 4 साल भारत के प्रधानमंत्री को बोयरागत बोलते रही, आज उनको शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बिना लॉयल्टी वाले और किसी भी तरीके का कोई काम ऐसा नहीं किया है उन्होंने जिससे जनता को बहुत फायदा हुआ हो या बिहार के जनता को बहुत फायदा हुआ हो, उनको ला करके बंगाल की जनता के मुंह पर थोप दिया है। एक ऐसा कैंडिडेट जो बिहार में अपने कदम नहीं जमा पाया, अपने बेटे को भी बिहार में MLA इलेक्शन में उन्होंने खड़ा किया था, लेकिन बिहार की जनता ने इनकार कर दिया, उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। अब वो बिहार से आकर के ममता दीदी के आंचल में छुपे हैं। ऐसे नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पानी के बुलबुले की तरह है, ईटा फेंको तो बुलबुलाएंगे, बबल्स आएगा और 5 मिनट के बाद शांत हो जाएगा। इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ दिन पब्लिसिटी मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, हार गए तो मुझे नहीं लगता है कि दिखाई देंगे, और अगर जीत भी गए तो भी दिखाई नहीं देंगे। ये तो मेरा चैलेंज है।